श्वेता, स्वागत है आपका वेदास्त्र पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 10th लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ ओवरी के बारे में बताना चाहती हूँ। जब मैंने आपको ओवरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो ओवरी होती है वो 1 पेयर होती है, मतलब पेयर में प्रेजेंट होती है। उसकी लेंथ जो होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। एंड मैंने आपको बताया था कि वो ऐसे हवा में नहीं लटकी होती, वो कुछ लिगामेंट्स की हेल्प से अटैच होती है दोनों साइड। एक होता है सस्पेंसरी लिगामेंट और एक होता है ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद एक और बात जो छूट गई थी कि जो ये जो ओवरी होता है इसके अंदर का जो पूरा ये स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, इसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ठीक है। ओवरी का जो सेंटर वाला पार्ट है, ये सेंटर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इनर मेड्यूला। और जो पेरिफेरल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स या आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं एक बार। ओवरी के बारे में लिखना, एंटायर स्पेस inside ovary is known as stroma। उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। एंड इट इज further divided into 2 parts। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा इनर मेड्यूला और दूसरा होता है आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। अब हम देखते हैं कि देखो, जैसे ये देखो ओवरी है हमारा, ये ओवरी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ओवरी। इस ओवरी के अंदर हम देखें तो ये जो पेरिफेरल वाला पार्ट है, इस पेरिफेरल वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है हमारे फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स एंड एक होता है हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल। और जो ये सेंट्रल वाला पार्ट बच गया, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर मैं ब्लड वेसल्स बना लेती हूँ, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये बात हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि ओवरी के अंदर जो होता है वो एग बन रहा होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था, जब मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताया था, बोला था कि ओवरी के अंदर एग की फॉर्मेशन होती है। तो ओवरी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसके अंदर एग बन रहा होता है? तो ये जो फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, एक्चुअल में इन्हीं के अंदर एग की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। जैसे ऐसे समझो कि मैंगो है, मैंगो के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो मैंगो है, ये जो मैंगो है इसका आउटर जो पार्ट है ये है फॉलिकल, और फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे एग। तो ये इसका जो सीड होगा ये हो जाएगा हमारा oocyte, या फिर इसी को बोलते हैं एग, ठीक है। तो ये थी हमारी ओवरी के बारे में। उसके बाद देखो, जो ओवरी होता है यहाँ पर एक एपिथीलियम प्रेजेंट होती है। ओवरी के अराउंड एक एपिथीलियम प्रेजेंट होती है। इस एपिथीलियम का नाम होता है जर्मिनाल एपिथीलियम। जर्मिनाल एपिथीलियम। और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जहां भी एपिथीलियम प्रेजेंट होती है उसके जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। तो इसके जस्ट नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया,
ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये आपने टेस्टिस में भी पढ़ा था कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये हेल्प करती है टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड करने में, जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये थी हमारी ओवरी के बारे में। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है उनके अंदर oocyte की या एग की फॉर्मेशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इन फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ना जरूरी है कि किस फॉलिकल्स के अंदर कौन सा oocyte प्रेजेंट होता है, किस फॉलिकल्स की लेयर कौन सी होती है, स्ट्रक्चर्स क्या है, इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम प्राइमरी फॉलिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। oogenesis देखो, oogenesis का मतलब क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस इन फीमेल। अगर फीमेल के अंदर गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है तो उसे हम बोलते हैं oogenesis, या फिर मेल के अंदर अगर गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है तो उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि oogenesis का मतलब होता है गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस इन फीमेल, ये फीमेल का साइन होता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग, एग की फॉर्मेशन, प्रोसेस की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं oogenesis, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर ओवम, ये होती है। उसके बाद मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएट किया था हमने, तो मैंने बताया था कि जो oogenesis की प्रोसेस होती है ये स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, मतलब फीटल लाइफ से स्टार्ट हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह नहीं था कि प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है और फिर चलती रहती है कंटिन्यू इवन इन ओल्डर मैन। बट ये जो है oogenesis की प्रोसेस ये प्यूबर्टी में स्टार्ट नहीं होती है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट होती है, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही। बट ये बर्थ से पहले स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले स्टार्ट हुई तो पहले ही बंद भी हो जाती है, तो इसके बंद होने को बोला जाता है मेनोपॉज। एक टाइम आता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, लगभग 45 से 50 ईयर्स की एज में ये oogenesis की प्रोसेस जो है ये बंद हो जाती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। स्टार्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ, एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट होती है, या फिर आप बोल सकते हो फीटल लाइफ, एंड स्टॉप एट्स मेनोपॉज। मेनोपॉज, पॉज का मतलब रुक गया। तो ये है हमारे oogenesis के बारे में। देखो अब oogenesis एग की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, उसके अंदर फॉलिकल्स के अंदर। तो हम अब फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। तो डेवलपिंग फॉलिकल्स, डेवलपिंग फॉलिकल्स हैज oocyte inside, oocyte inside। मैंने अभी आपको बताया कि इन फॉलिकल्स के अंदर ही एग की फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए हमें इन फॉलिकल्स के बारे में पढ़ना होगा। तो जो फॉलिकल्स होते हैं ये होते हैं, एक तो प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स, एंड एक होता है हमारा ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। और oocyte की बात करें तो एक होता है प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड ओवम। ये थी हमारी फॉलिकल्स के बारे में। अब हम फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्राइमरी फॉलिकल्स की आइडेंटिफिकेशन क्या है तो आप बता पाओ। देखो सबसे पहले हम प्राइमरी फॉलिकल के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी फॉलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया।
अब हम इसे लेबल कर लेते हैं एक बार। ये जो है ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्राइमरी oocyte और ये है हमारा सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, लोसा सेल। अब देखो प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होती है। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर एक तो प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है और दूसरी बात इसके अंदर सिंगल लेयर में कुछ सेल्स अरेंज होते हैं जिनका नाम है ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो अब बात ये आती है कि क्या प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocyte होगा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होगा? बिल्कुल नहीं। आप अभी इस बात को समझेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है तो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte ही होगी, ठीक है। और उसके बाद ग्रैन्युलोसा सेल्स, इसके अंदर ग्रैन्युलोसा सेल्स का काम क्या होता है? आपने सुना होगा ना कि फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है। वो ईस्ट्रोजन हार्मोन आता कहाँ से है? ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, सिक्रीट्स एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन बनाता है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्राइमरी फॉलिकल्स की आइडेंटिफिकेशन क्या है तो आप बता पाओगे कि प्राइमरी फॉलिकल्स में एक तो प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है और इसमें सिंगल लेयर की एक सेल्स अरेंज होती है जिसे हम कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। और ग्रैन्युलोसा सेल्स का फंक्शन होता है ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। अब हम जानते हैं सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में। सेकेंडरी फॉलिकल, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप एक बार बना लो फिर मैं समझाती हूँ। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ये जो आपको oocyte दिखाई दे रहा है, ये oocyte अभी भी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है इसके अंदर भी। तो मैंने अभी बोला था ना कि जरूरी नहीं है कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte हो और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी हमारा प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो ग्रैन्युलोसा सेल्स यहाँ पर एक ही लेयर में प्रेजेंट थी, सिंगल लेयर में प्रेजेंट थी, बट यहाँ पर मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स है। ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स मतलब ज़्यादा ईस्ट्रोजन, मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ GC, ग्रैन्युलोसा सेल्स। और यहाँ पर एक नई लेयर हमें देखने को मिली जिसका नाम है थीका, अ न्यू लेयर कॉल्ड थीका। ठीक है, अब जानते हैं हम टर्शरी फॉलिकल के बारे में। टर्शरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में क्या था कि सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर जो ग्रैन्युलोसा सेल्स का नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। और यहाँ पर एक और नई लेयर देखने को मिलती है हमें जिसका नाम है थीका। यहाँ पर बना लेते हैं हम ग्रैन्युलोसा सेल्स को।
यहाँ पर जो oocyte प्रेजेंट होता है, ये प्राइमरी oocyte भी प्रेजेंट हो सकता है और सेकेंडरी oocyte भी प्रेजेंट हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। कैसे, ये मैं बताऊंगी जब oogenesis की प्रोसेस को पढ़ाऊंगी, ठीक है, कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, GC ग्रैन्युलोसा सेल्स। यहाँ पर एक लेयर हमें देखने को मिली थी सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर, जिसे हम कह रहे थे थीका, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो लेयर देखने को मिली, एक अंदर की लेयर और एक बाहर की लेयर। अंदर की लेयर को हम बोलेंगे थीका इंटरना और बाहर की लेयर को बोलेंगे हम थीका एक्सटर्ना। तो यहाँ पर थीका की दो लेयर हमें देखने को मिली, एक को बोले हम थीका इंटरना और दूसरे को बोलेंगे हम, जो बाहर की लेयर है, थीका एक्सटर्ना। यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली हमें, एक ये एंट्रम। एंट्रम क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और ये फर्स्ट टाइम देखने को मिली है। ठीक है, तो ये हमारी टर्शरी फॉलिकल तक। अब टर्शरी फॉलिकल के बाद कौन सा फॉलिकल आता है? एक ही हमारा फॉलिकल बचा, ग्राफियन फॉलिकल, उसके बारे में जानते हैं। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ ग्राफियन फॉलिकल का। एंट्रम, ये हमारा एंट्रम है जो फुली डेवलप्ड है। यहाँ हमने फर्स्ट टाइम क्यों लिखा था? क्योंकि पहली बार देखने को मिला था, और यहाँ हमें फुली डेवलप्ड दिखा है। फुली डेवलप एंट्रम देखने को मिला। यहाँ भी थीका एक्सटर्ना है, थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, थीका इंटरना। और यहाँ पर भी प्रेजेंट हमारे बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स,
इसे मैं GC लिख रही हूँ फिर से, ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, तो फिर डिफरेंस क्या है ग्राफिन फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल के अंदर? इसके अंदर भी थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना है, ग्रैन्युलोसा सेल्स है, एंट्रम है। एंट्रम नया नहीं है, एंट्रम फुली डेवलप्ड है। यहाँ पर भी एंट्रम था। यहाँ पर एक नई चीज़ आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोना पेलिसीडा। आपने नाम भी सुना होगा, जोना पेलिसीडा। ये जो जोना पेलिसीडा है ना, ये नॉन सेल्यूलर है। जैसे आप ग्रैन्युलोसा सेल्स देख रहे हो, ये सेल्स की बनी हुई है, लेकिन जो जोना पेलिसीडा है ये सेल्स की नहीं बनी हुई, ये नॉन सेल्यूलर है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये ऊसाइट के अंदर सेकेंडरी ये ग्राफिन फॉलिकल्स के अराउंड अपने आप ही सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज करती है, सिक्रीट करती है। तो देखो जोना पेलिसीडा कैसी है? नॉन सेल्यूलर है, नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर एंड secreted by secondary oocyte around itself। तो ये हो गया हमारा ग्राफिन फॉलिकल के बारे में। ग्राफिन फॉलिकल के अंदर एक नॉन सेल्यूलर लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है जोना पेलिसीडा। ये सेल्स की नहीं बनी हुई। उसके बाद देखो अब देखो जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी से टर्सरी बन रहा है, टर्सरी से ग्राफिन फॉलिकल बन रहा है। तो एक हार्मोन होता है यहाँ पर FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो क्या करेगा? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा। तो ये यही करता है। ठीक है, देखो अब मान लो कोई गुब्बारा है, मैं उसे फुला रही हूँ, वो छोटा है, जब मैंने उसे फुलाया तो वो बड़ा हुआ, फिर फुलाया और बड़ा हुआ, इसके बाद फुलाया और बड़ा, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं उसे और नहीं फुला सकती। तो ये जो ग्राफिन फॉलिकल होता है ये सबसे मैच्योर फॉलिकल होता है। इससे ज़्यादा तो कोई भी फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो सकता। तो ये भी पता है, ये भी फटता है एक टाइम के बाद, और जब ये फटता है ना तो ये इसके अंदर से जो सेकेंडरी oocyte होती है वो रिलीज हो जाती है। और जब वो रिलीज हो जाती है तो जो बची खुची बॉडी होती है ग्राफिन फॉलिकल की, वो बनाती है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम बाद में कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस एल्बिकन्स में। ठीक है, तो ये बात थी हमारी इसके बारे में। और ये रप्चर कौन करवाता है? ग्राफिन फॉलिकल। देखो फॉलिकल्स की ग्रोथ तो करवा लेता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बट इसको रप्चर कौन करेगा? इसको तोड़ता कौन है पता है? इसको तोड़ता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये इसको रप्चर करता है। जब ये इसको रप्चर करता है तो इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है, और जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है तो जो बची खुची बॉडी होती है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है, और कॉर्पस ल्यूटियम बाद में कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बट ये NCERT में नहीं दिया गया, बट लिख लेना आप। ठीक है, तो ये थी हमारी सारे के सारे फॉलिकल्स के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर को जानना हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि अभी oogenesis की प्रोसेस को पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किस फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte मौजूद है, किस फॉलिकल के अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट है, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे oogenesis। तो चलो अब oogenesis की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखो oogenesis जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह सीधा सीधा नहीं पढ़ सकते। रीज़न बता देती हूँ।
रीज़न ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होती है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है और फिर चलती रहती है कंटिन्यू इवन इन ओल्डर मैन, बट oogenesis में ऐसा नहीं है। oogenesis स्टार्ट होती है फिर रुकती है, स्टार्ट होती है फिर रुकती है। देखो फीमेल के अंदर जो oogenesis है ना, ये स्टार्ट होती है जब एक फीमेल एम्ब्रियो होती है, जब वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है, कोई भी फीमेल या फिर मैं, हमारे अंदर oogenesis जो प्रोसेस होती है, जब हम मदर के यूट्रस के अंदर थे तब से ये प्रोसेस जो है वह स्टार्ट हो जाती है और चलती नहीं रहती है, लाइफ लॉन्ग नहीं होती, ये कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो इसलिए हम oogenesis प्रोसेस को, oogenesis में अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें चल रही होती है। जब एक फीमेल एम्ब्रियो होती है तो कुछ अलग ही चल रहा होता है, जब उसका चाइल्डहुड होता है तो कुछ अलग ही चल रहा होता है, जब उसका प्यूबर्टी आता है तो कुछ अलग ही चल रहा होता है। इसलिए हम oogenesis के प्रोसेस को डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन से टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, उस टाइम पीरियड में मैं किस फॉलिकल्स की बात कर रही हूँ, उस टाइम पीरियड में मैं किस oocyte की बात कर रही हूँ, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते। हम पढ़ेंगे सबसे पहले टाइम पीरियड, फिर उस टाइम पीरियड में कौन सा फॉलिकल है, कौन सा oocyte है। देखो हम 3 कॉलम बनाएंगे पहले और फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्यों? क्योंकि oogenesis प्रोसेस भाई एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में अबाउट द फॉलिकल्स, डेवलपिंग oocyte। डेवलपिंग oocyte क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि प्राइमरी oocyte भी होता है, सेकेंडरी oocyte भी होता है और ओवम भी होता है, और उसके बाद आता है हमारा फॉलिकल्स। तो जो सबसे पहला टाइम पीरियड होगा वो कौन सा टाइम पीरियड होगा? जो सबसे पहला टाइम पीरियड वो वही होगा ना, एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेकर हमारे जन्म ना लेने तक क्या क्या चीज़ें हो रही होती है बॉडी के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। एम्ब्रियोनिक लाइफ या फिर आप लिख सकते हैं फीटल लाइफ। फीटल लाइफ टिल बर्थ। तो देखो सबसे पहले जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ते थे, सबसे पहले एक ऊगोनिया होता था। ये ऊगोनिया जो है ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा और जब ये माइटोसिस होगी, जब ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो ये अपने नंबर को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा होगा। माइटोसिस हो रही है यहाँ पे भी, और इन्हीं में से जब ये माइटोसिस होगी तो इन्हीं में से कुछ सारे ऊगोनिया नहीं, कुछ ऊगोनिया का साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। तो फिर डिफरेंस क्या है ऊगोनिया में और प्राइमरी oocyte में? देखो डिफरेंस ये है, ये भी 2n है और ये भी 2n, मतलब दोनों की दोनों जो सेल्स हैं ये डिप्लॉयड हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो प्राइमरी oocyte है ये म्यूसिस कर सकती है, लेकिन ये जो ऊगोनिया ये म्यूसिस नहीं कर सकती। और स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में एक और फ़र्क होता है। ये जो सेल्स हैं हम इसको मेल के केस में लिखते हैं 44+XY और फीमेल के केस में लिखते हैं हम 44+XX। तो यहाँ पर आप लिख लो, ये जो होता है ये 44+XX होता है। अब देखो हम इस ऊगोनिया के बारे में कुछ लिखते हैं। अ कपल ऑफ मिलियन ऊगोनिया, मिलियन ऊगोनिया अप्रोक्सीमेट 2 million are present in each fetal ovary and no more added after birth।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम जन्म लेते हैं या फिर जो हमारी फीटल लाइफ होती है उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 2 मिलियन oogonia प्रेजेंट होते हैं इन ईच ओवरी, ठीक है। और बर्थ के बाद इसमें कोई oogonia ऐड नहीं होता, जितने होते हैं उतने ही होते हैं। अगर 2 मिलियन ईच ओवरी में है तो वो 2 मिलियन ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी oocyte बनाया ये किस फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट है? ये अभी भी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट होगी। मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी। मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गई बट ये कंप्लीट नहीं होगी। मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी, जैसे देखो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हम क्या पढ़ते थे कि ये स्पर्मेटोगोनिया होता था, इसमें स्पर्मेटोगोनिया का साइज इंक्रीज हो जाता था, उसे हम बोलते थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जब स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 होती थी, इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट होती थी और ये कंप्लीट भी हो जाती थी। जब ये कंप्लीट होती थी तो 2 रिडक्शनल डिवीज़न होता था, तो 2 इक्वल साइड्स के हैप्लॉइड सेल्स बन जाते थे। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गई बट ये कंप्लीट नहीं होती। आपने वो तो पढ़ा होगा ना 11th का क्लास में, सेल डिवीज़न वाला चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ फेजेस होते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, और उसके कुछ स्टेजेस भी होते हैं। लेकिन मैं उतने डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि ये जो oogonia है, प्राइमरी oocyte है, इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट हुई लेकिन मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हो। जब कंप्लीट नहीं हो तो मुझे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, ये कंप्लीट नहीं हो, ये आकर अरेस्ट हो गई कहाँ? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट हो जाती है ये आके, कंप्लीट नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये थी यहाँ तक की बात, कुछ भी नहीं हुआ फीटल लाइफ से, बर्थ हमारे जन्म लेने तक कुछ भी नहीं हुआ। देखो प्राइमरी oocyte स्टार्ट तो हुई लेकिन ये आकर अरेस्ट हो गई कहाँ? ये अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, ये अरेस्ट हो गई मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज में। तो हुआ कुछ नहीं, ये बस अपनी लाइफ में थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है। ये कितनी आगे बढ़ चुकी है? ये मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज में आकर अटक चुकी है, अरेस्ट हो गई है। अरेस्ट मतलब रोक ली गई है। अब उसके बाद जो दूसरा टाइम पीरियड है वो कौन सा होगा? बर्थ से लेकर प्यूबर्टी आने तक, बर्थ टिल प्यूबर्टी। अब बताओ, जब आपका जन्म होगा, अभी तक आपका जन्म नहीं हुआ है, जब आपका जन्म होगा तो आप किस oocyte के साथ पैदा होंगे? आप इसी oocyte के साथ पैदा होंगे ना, प्राइमरी oocyte के साथ, जो अरेस्टेड है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। तो आप इसी oocyte के साथ पैदा होंगे। जो कहाँ अटकी हुई है? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज में, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, मतलब पूरे चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड कुछ भी नहीं हुआ। ये अभी भी अटकी हुई है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, जब तक प्यूबर्टी नहीं आई तब तक ये अभी भी वही है। बस इसमें हुआ कुछ नहीं, नेगेटिव हो गया। हम जब पैदा हुए थे तो कितने oogonia के साथ पैदा हुए थे? अप्रोक्सीमेट 2 मिलियन। और अब ईच ओवरी में, हर एक ओवरी में जो 2 पेयर ओवरी होते हैं उनमें अब पता है कितने ओवरी बच गए हैं? 60 से 80 हज़ार ओवरी बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पूरे चाइल्डहुड में एक हार्मोन होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उनको ये मिल ही नहीं रहा है। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है तो वो फॉलिकल्स को कैसे ग्रो करवाएगा? जब फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी डेथ होगी। तो उनकी डेथ हुई, बस पूरे चाइल्डहुड में सिर्फ और सिर्फ उनकी डेथ हुई, ठीक है। तो टिल प्यूबर्टी आने तक, प्यूबर्टी ओनली 60,000 से 60,000 टू 80,000 प्राइमरी follicles are present
इन ईच ओवरी, इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी में केवल 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचे हुए हैं, बाकी सब की डेथ हो गई। हुआ कुछ नहीं, जब से हमारा बर्थ हुआ और बर्थ से लेकर प्यूबर्टी आने तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ का मतलब नेगेटिव हुआ। जो हम इतने सारे फॉलिकल्स के साथ पैदा हुए थे उन फॉलिकल्स की डेथ हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारी बात हो गई कि कौन सा टाइम पीरियड से फीटल लाइफ से लेकर बर्थ तक और बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक। अब आएगी हमारी प्यूबर्टी वाली एज। अब देखो, इसको आप एक बार नोट कर लो, आगे का मैं फिर से समझाती हूँ। जब हमने जन्म लिया तभी भी कौन सा oocyte था? प्राइमरी oocyte, जो कहाँ अटका हुआ था? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज में। अब कौन सा टाइम पीरियड आएगा? अब जो टाइम पीरियड आएगा वो है प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज। तो अभी भी क्या हुआ? अभी भी वही oocyte है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte है जो किस फॉलिकल के अंदर है? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। अब देखना, ये अभी भी मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अटकी हुई है। अब देखो, जैसे ही प्यूबर्टी आई तो क्या हुआ? जैसे प्यूबर्टी आती है तो हार्मोनल लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे प्यूबर्टी आई, GnRH का जो लेवल है वो बढ़ गया और इवेंचुअली LH भी, FSH भी बढ़ गया और LH भी बढ़ गया। जैसे ही हार्मोन आया FSH का नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ये हार्मोन आया, फॉलिकल्स जो हैं ये ग्रो करने लगे। जो प्राइमरी फॉलिकल था वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी टर्शरी में। फॉलिकल और ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? FSH के। ठीक है, तो जैसे ही FSH आया, सबसे पहले जो काम हुआ वो क्या हुआ? फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई। जैसे ही फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई तो ये जो प्राइमरी oocyte है इसने टर्शरी फॉलिकल के आते ही इसने, अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही है, ये किस फॉलिकल के अंदर है? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन सा है? प्राइमरी oocyte। और जैसे ही फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर आ गया और इसने मियोसिस 1 अपनी कंप्लीट की, जो कि अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ। एक यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, पोलर बॉडी, और एक लार्ज हैप्लॉइड सेल बना, लार्ज हैप्लॉइड सेल। मैंने आपको कहा था कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte भी मौजूद हो सकती है और सेकेंडरी oocyte भी मौजूद हो सकती है। जब मैंने आपको फॉलिकल्स पढ़ाए थे, कैसे? देखो, जब ये जो प्राइमरी oocyte है इसने अपना जो रिलीज है, कब जो अरेस्ट थी, ये कहाँ अरेस्ट थी? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जब ये अरेस्ट थी तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर ही थी। जब जैसे ही फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई तो ये टर्शरी फॉलिकल में आने से पहले इसने अपना अरेस्ट रिलीज़ किया।
within tertiary follicle. Primary oocyte complete meiosis. It's meiosis 1. meiosis 1 इसने कंप्लीट किया विद इन टर्सरी फॉलिकल. ये सही है कि टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, लेकिन जो सेकेंडरी oocyte बनी है, ये क्या है? सेकेंडरी oocyte ये फर्स्ट टाइम बनी है, ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी oocyte है वो पहले से ही इसके अंदर मौजूद थी. सेकेंडरी oocyte है. और यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी कि यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte ने जब meiosis 1 कंप्लीट किया तो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ. एक स्मॉल साइज का पोलर बॉडी बना, फर्स्ट पोलर बॉडी जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि सेकंड पोलर बॉडी अभी बनेगी, और एक लार्ज हैप्लॉइड सेल बना जिसे हम सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं, ठीक है. तो देखो यहाँ पर लार्ज क्यों बना? क्योंकि जब मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्म्स होते हैं उनमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है. तो जब उस ओवम और स्पर्म के मिलने से जो जाइगोट बनेगा उसमें तो साइटोप्लाज्म चाहिए ना. तो इसलिए नेचर ने क्या किया कि अगर एक के पास साइटोप्लाज्म नहीं है तो कोई बात नहीं, ओवम के अंदर उसने साइटोप्लाज्म भर के दिया, उसने अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ. यहाँ पर एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी और एक लार्ज हैप्लॉइड सेल जिसे हम सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं वो बना. और ह्यूमंस के केस में जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है ये डिवाइड भी नहीं करती. इन ह्यूमंस डज नॉट डिवाइड. और किसी एनिमल्स के केस में करती है, बट ह्यूमंस के केस में ये डिवाइड भी नहीं करती. डिवाइड मैंने आपको बता दिया कि क्यों अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, क्योंकि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता. इसलिए नेचर ने क्या किया कि एक के पास तो साइटोप्लाज्म होना ही चाहिए, इसलिए उसने उस ओवम में जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट था वो बढ़ा दिया, ताकि जो जाइगोट बने उसमें साइटोप्लाज्म की जो मात्रा है वो सही रहे. अब देखो क्या होगा. अब उस सेकेंडरी oocyte में meiosis 2 स्टार्ट हो जाएगी. meiosis 2 स्टार्ट बट नॉट कंप्लीट. meiosis 1-2 स्टार्ट हो जाएगी, क्या कंप्लीट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, बट नॉट कंप्लीट. ये भी क्या होगा? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन, पहले इसने रिडक्शनल डिवीजन किया था, अब यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन होगा. ये जब इसने कंप्लीट नहीं किया meiosis 2 तो मुझे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है. तो देखो ये कहाँ पर ये आकर अरेस्ट हो चुकी है मेटाफेज meiosis 2 के मेटाफेज 2 स्टेज में, ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पर जो फॉलिकल्स है वो भी तो ग्रो करेंगे. अब यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन. और ये सेकेंडरी oocyte किसके अंदर? ये सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी है. ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही तो होता है. सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी होता है, ठीक है. अब देखो meiosis 2 जो है वो स्टार्ट हुई बट वो कंप्लीट नहीं हुई. वो कहाँ पर आकर अरेस्ट हो गई? वो मेटाफेज 2 के meiosis 2 के मेटाफेज 2 स्टेज में आकर अरेस्ट हो गई. अब देखो ये अपना meiosis 2 कब कंप्लीट करेगी? ये अपना meiosis 2 अभी कंप्लीट नहीं करेगा. आपने सुना होगा ना कि फीमेल के अंदर एवरी मंथ एक ओवा रिलीज होता है. वो ओवा रिलीज नहीं होता, ओवम रिलीज नहीं होता. ओवम तो रिलीज ही नहीं हो सकता जब तक स्पर्म ना आए और स्पर्म आकर इसको कांटेक्ट ना करे. जब स्पर्म आता है और जब इसको कांटेक्ट करता है, जो ये सेकेंडरी oocyte है,
जब स्पर्म आएगा और स्पर्म इसको कांटेक्ट करेगा, स्पर्म इसको कांटेक्ट करेगा, जैसे इसको छुएगा स्पर्म आकर, ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी। और जब मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी तब ये जाकर ओवा बनेगी। और ओवा में फर्टिलाइजेशन होती है, oocyte में फर्टिलाइजेशन नहीं होती। oocyte में फर्टिलाइजेशन थोड़ी करवाओगे। तो देखो जैसे अब क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म आता है, स्पर्म जैसे ही आएगा, स्पर्म इसको कांटेक्ट करेगा, स्पर्म जैसे ही आएगा और इसको कांटेक्ट करेगा तो ये दो, यहाँ पर भी अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होगा और एक लार्ज साइज का ओवम बन जाएगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी, पोलर बॉडी। यहाँ पर लिख लेते हैं, when sperm comes, when sperm comes only meiosis 2 complete, meiosis 2 complete होती है, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है, इक्वल डिवीज़न होता है और लार्ज हैप्लॉइड ओवम बनती है और एक स्मॉल सेकंड पोलर बॉडी बनती है। सेकंड पोलर बॉडी बनती है। तो ये होता है प्रोसीजर। हम कैसे कह देते हैं कि एवरी मंथ एक फीमेल के अंदर ओवा रिलीज होता है, वो ओवा रिलीज नहीं होता, ओवा तो रिलीज ही नहीं हो सकता जब तक स्पर्म ना आए और स्पर्म आकर इसको कांटेक्ट नहीं करता। एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर स्पर्म थोड़ी होता है, तो oocyte रिलीज होता है एवरी मंथ, ठीक है। जैसे ही ओवा आता है, ओवा इसको कांटेक्ट करता है, जैसे ही कांटेक्ट करता है सबसे पहले इसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट होती है। मियोसिस 2 जैसे ही कंप्लीट होती है तो इसमें अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है और एक लार्ज साइज की ओवम बनती है और एक सेकंड पोलर बॉडी बनती है। देखो ऐसे होता है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई अभी, देखो ये था हमारा सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte। जैसे ही सेकेंडरी oocyte स्पर्म आता है, स्पर्म इसको कांटेक्ट करता है तो ये केवल अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट करता है तो यहाँ पर 2 अनइक्वल साइज के सेल्स बच जाते हैं। ये हमारा ओवम और ये हमारा सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। अभी भी स्पर्म यही है, पहले इसने इसको कांटेक्ट किया, जैसे ही कांटेक्ट किया तो ये सेकेंडरी oocyte ने अपना मियोसिस 2 कंप्लीट किया। मियोसिस 2 कंप्लीट किया तो एक ओवम बना लार्ज साइज का और एक सेकंड पोलर बॉडी बनी, ठीक। तो अब हुई ये ओवा बना है। अब इसको स्पर्म क्या करेगा, अब इसको स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। पहले फर्टिलाइजेशन नहीं होती, कभी ये सोच लो कि oocyte के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, oocyte के अंदर कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। स्पर्म आता है, पहले स्पर्म उसको कांटेक्ट करता है, उसके बाद ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करती है, उसके बाद ओवा बनता है। ओवा के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। आपने सुना भी होगा स्पर्म और ओवम जब फ्यूज़ करते हैं तब जाकर जाइगोट बनता है। ये थी हमारी पूरी की पूरी oogenesis की प्रोसेस कि कैसे किस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही होती है, ठीक है। अब मैं आपको लिखवा भी दूंगी कि क्यों एक अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है और ठीक है, एक बार लिख लेते हैं हम। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म तो होता नहीं है, तो इसलिए नेचर ने सोचा कि जब एक के पास साइटोप्लाज्म नहीं है तो जाइगोट को तो साइटोप्लाज्म चाहिए, वो हवा से थोड़ी आएगी। तो इसलिए ने ओवा के अंदर भर कर साइटोप्लाज्म दिया ताकि जाइगोट के पास साइटोप्लाज्म रहे।
लिख लेते हैं एक पॉइंट क्वेश्चन की फॉर्म में, वाई अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्यों होता है? टू रिटेन, रिटेन मतलब रहना, टू रिटेन मैक्सिमम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फॉर ओवम एज स्पर्म does not have a lot of cytoplasm, does not have a lot of cytoplasm. So to have cytoplasm in future zygote, फ्यूचर जाइगोट के पास तो वो होना चाहिए ना साइटोप्लाज्म, दिस हैपन्स, दिस हैपन्स। तो ये भी मैंने लिखवा दिया कि क्यों अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैंने oogenesis के प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करवा दिया। थैंक यू।